नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। अडानी ग्रुप बोला हिंडनबर्ग रिपोर्ट भारत पर हमला। गौतम अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर साजिश के तहत हमला बताया है। ग्रुप में 413 पन्नों का जवाब जारी किया। इसमें लिखा है कि अडानी समूह पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। ग्रुप ने यह भी कहा है कि इस रिपोर्ट को असल मकसद अमेरिका कंपनियों के आर्थिक फायदे के लिए नया बाजार तैयार करना। हिंडनबर्ग में 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अडानी ग्रुप और धोखाधड़ी पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े आरोप लगाए गए। रिपोर्ट जारी होने के बाद गौतम अडानी के नेटवर्थ 10% कम हो गए। होवर्स के मुताबिक अडानी नेटवर्थ 1.32 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अमीरों की लिस्ट में अडानी चौथे नंबर पर खिसक कर 7वें पर आ गए। 25 जनवरी को उनकी नेटवर्थ 9.20 लाख करोड़ थी, जो 27 जनवरी को 7.48 लाख करोड़ हो गई है। अडानी समूह में जवाब में लिखा है, ये रिपोर्ट किसी खास कंपनी पर किया गया बेबुनियाद हमला नहीं, बल्कि ये भारत पर किया गया सुनियोजित हमला है। ये भारतीय संस्थाओं की आज़ादी, अखंडता और गुणवत्ता पर किए गए हैं हमला है। ये भारत का विकास की कहानी की उम्मीदों पर हमला है। बिना पायलट 90 किलोमीटर तक हवा में कैसे उड़ा लड़ाकू विमान। शनिवार सुबह 9:55 बजे मध्य प्रदेश में मुरैना में सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 आपस में भिड़कर क्रैश हो गए। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान किया सुखोई 30 का 90 किलोमीटर दूर जाकर आसाम में गिरना। फाइटर प्लेन का आपस में टकराना कोई आम घटना नहीं है। एयरफोर्स में भी एयरबेस ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घटना मान रही है। एक्सपर्ट की माने तो इस तरह का हादसा लाख घंटों की उड़ान के बाद भी देखने या सुनने को मिलता है। एयरफोर्स ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी। दोनों विमानों के ब्लैक बॉक्स मिल चुके हैं, जिनमें मिलने वाले डेटा से पता चला है कि हादसा मानवीय भूल भी थी या तकनीकी मिस्टेक। एयरफोर्स के कुछ रिपोर्टर अफसरों से भास्कर ने बातचीत की, लेकिन सेना से जुड़ा सेंसिटिव केस होने के कारण नाम नहीं छापने की शर्त रखी। एयरफोर्स में करीब 2 दशक तक लड़ाकू विमानों के कंट्रोल सिस्टम का अनुभव रखने वाले सार्जेंट घनश्याम सिंह ने भास्कर से बातचीत की। इस रिपोर्ट में घनश्याम सिंह के साथ अन्य के भी इनपुट शामिल हैं। BBC डॉक्यूमेंट्री बैन पर SC में सुनवाई। 6 फरवरी को PM मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्रिएशन पर लगा बैन हटाने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका एडवोकेट शर्मा ने लगाई है। इसमें कहा गया है कि जनता के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री पर लगी रोक हटा दी गई है। याचिका CJI DY चंद्रचूड़ के बीच बेंच में तत्काल सुनवाई के लिए रखी गई है। हाल की CJI इस याचिका पर सुनवाई के लिए 6 फरवरी का दिन तय किया गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन चैनलों पर डॉक्यूमेंट्री बैन कर दी है, लेकिन इसे देश भर के कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में दिखाई गया है। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि द इंडिया द मोदी क्रिएशन नामक डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच की गई। जब दंगे भड़के तब PM मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री। याचिका में यह भी कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्री में दंगे रोकने में नाकाम रहे जिम्मेदार से जुड़े कई फैक्ट्स हाल की सच्चाई सामने आने के डर से इसे सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 16 के तहत बैन किया गया है। नीतीश बोले मर जाना कबूल, BJP में नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने BJP में जाने के सवाल पर कहा है कि वो मर जाएंगे लेकिन BJP के साथ नहीं जाएंगे। CM ने कहा है कि मेरे सरकार में रहते हुए लालू यादव और तेजस्वी को BJP ने फंसाने का काम किया है। अब हमारे साथ तेजस्वी में इन्हें दूर करने के लिए फिर से BJP में फंसाने का काम कर रही है। BJP अब पुरानी BJP नहीं रही। जो BJP के नेता हैं वे एक नई BJP बन चुके। पुराने नेताओं से पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे। BJP नेता और बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब तो कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। फिर भी आपने भाजपा के साथ गठबंधन किया। नीतीश कुमार जो भी भाजपा ने पिता के समान पर आपको कंधे पर बैठाकर मुख्यमंत्री बनाया है, अभी आप जिसके कंधे पर हैं उसको भी भाजपा ने बनाया है। 2024 में आपको कितनी सीट मिलेगी ये सबको पता है। आपको एक भी सीट
नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान ने पटना के गांधी घाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान ने पटना की गांधी घाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बापू तो सबको बचा रहे हैं, सबको लेकर चलते, इसलिए तो उनकी हत्या, ये किसी को नहीं भूलना है। ये लोग जितना भी भुलवाना चाहेंगे, झगड़ा करवाना चाहेंगे, भूलना नहीं है। हमें तो मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं है। तमिलनाडु के मंदिर में 300 दलितों को मिली एंट्री। तमिलनाडु में अनुसूचित जाति के 300 लोगों को मंदिर में पूजा करने का मौका दिया गया। इन लोगों के लिए ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि तिरुवंतरामलाई जिले के इस मंदिर में इन्हें जाने में 80 साल में रोका जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुद्दा एक सम्मेलन के दौरान आया है, जहां कई समुदाय कलेक्टर और जिला प्रशासन की बैठक में फैसला लिया गया। हालांकि अभी गांव में 12 विरोधी समूह इसके खिलाफ हैं, इसलिए मंदिर के बाहर पुलिस बल तैनात है, क्योंकि ताकि स्थिति तनावपूर्ण ना हो जाए। सैन मुडियानपुर गांव में लगभग 500 अनुसूचित जाति परिवार रहते हैं। इस समुदाय को दशकों में से 200 साल पुराने मंदिर में जाने से रोका जा रहा है। इस समुदाय के मंदिर में जाने से रोकने वाले समुदाय का कहना है कि जो परंपरा दशकों के पहले से चली आ रही है, उसमें बदलने की जरूरत नहीं है। करीब 750 लोगों विरोध में मंदिर को सील करने की मांग कर रहे हैं। अनुसूचित जाति 15 से 20 परिवार मंदिर में पूजा करने के लिए आगे आए थे। पुलिस का कहना है कि ये एक नई शुरुआत हो सकती है। इस तरह से समुदाय के लोगों को आना जाना शुरू हो जाएगा। साथ ही कदम सांप्रदायिक विभाजन को खत्म कर सकता है। चंडीगढ़ में G20 की मीटिंग शुरू। चंडीगढ़ में आज G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय मीटिंग शुरू हो गई। इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को मजबूत करने की दिशा में ये अहम मीटिंग है। विभिन्न देशों द्वारा इस देशों में झेली जा रही चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। G20 मेंबर देशों के प्रतिनिधि, आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि समेत बुलाई कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं प्रतिनिधि 2 दिवसीय मीटिंग में शामिल हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इस मीटिंग का उद्घाटन किया है। वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। मीटिंग के इस साथ G20 का एक इवेंट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज भी चलेगा। बता दें कि G20 के तहत वर्किंग ग्रुप की मार्च, जून और सितंबर में मीटिंग होगी। ब्रिटेन में हिंदुओं को मिला पहला स्थायी शमशान घाट। दशकों के संघर्ष पूर्व रिजेक्शन झेलने के बाद आखिरकार ब्रिटेन में हिंदुओं का पहला परपेज बिल्ड स्थायी शमशान घाट बनाया जाएगा। अंतिम संस्कार में होने वाले सभी कर्मकांड के लिए हिंदू चैरिटी संगठन अनुपम मिशन में इसे स्वामी नारायण मंदिर के किनारे बनाने की मांग की है। करीब 50 साल से हिंदुओं ने इसके लिए अभियान भी चलाया। लिहाजा ये न केवल ब्रिटेन बल्कि पूरे यूरोप में संभवतः पहला नियमित हिंदू शमशान घाट होगा, जो इंग्लैंड के बर्किंघमशायर में बनेगा। अनुपम मिशन के मुताबिक शमशान घाट के निर्माण हिंदू परंपराओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। ये एक डाइनिंग हॉल, 2 वेटिंग रूम, 2 कर्मकांड कक्ष, एक बड़ा हॉल बनाया जाएगा। ब्रिटेन में रह रहे कई हिंदुओं के दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा गया है कि हिंदू रीति रिवाज में देह संस्कार करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ग्रीन बेल्ट होने के बाद कहकर हिंदुओं को उनके अधिकारों में वंचित कर दिया जाता था। रामचरितमानस विवाद पर मायावती का पहला बयान। यूपी में रामचरितमानस का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी और सपा के बीच चल रहे वार पलटवार बीच मायावती का पहला बयान आया। बसपा प्रमुख में अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए इस पर प्रकरण को भाजपा और सपा की मिलीभगत बताया है। उन्होंने कहा है कि जाति धर्म के आधार पर राजनीति करना बीजेपी की पहचान है, मगर अब सपा को उसी रास्ते पर है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण में मायावती ने ट्वीट किया। चुनौती स्वार्थ के लिए नए विवाद खड़ा करने वाले जातीय व धार्मिक देश नफरत फैलाना, बाइकआउट कल्चर, धर्मांतरण को फैलाना उग्रता का भाजपा में राजनीतिक पहचान है। लेकिन रामचरितमानस की आड़ में सपा का राजनीतिक रंग रूप दुखद को दुर्भाग्यपूर्ण सिलेवार ट्वीट करते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि रामचरितमानस के खिलाफ सपा नेता की टिप्पणी पर उठे विवाद
फिर उसे लेकर भाजपा की प्रतिक्रियाओं के बावजूद सपा नेतृत्व की चुप्पी में स्पष्ट है। इसमें दोनों पार्टियों की मिलीभगत है ताकि आगामी चुनावों में जनता के ज्वलंत हिंदू मुस्लिम उन्माद पर पोलराइज किया जा सके। एशियन गेम्स ओलंपिक 2024 के लिए हॉकी क्वालिफाइंग इवेंट होंगे। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन (FIH) के अध्यक्ष इकराम तैयब रविवार को बताया है कि इस साल में होने वाले एशियन गेम्स होंगे और वह 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग इवेंट होंगे। एशियन चीन के होंगझाओ में होने लेकिन कोरोना की वजह से स्थगित कर दिए गए। अब इस शहर में 23 सितंबर में 8 अक्टूबर तक गेम्स आयोजित होने वाले। तैयब इस समय हांगझो एशियन गेम्स के कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा हैं, जिसमें चीफ भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशिया के वर्तमान ओलंपिक काउंसिल के चीफ रणधीर सिंह। तैयब ने रविवार को FIH में मेंस वर्ल्ड कप फाइनल से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एशियन गेम्स इस साल जरूर होंगे। इस साल मार्च में हम हांगझो में बैठक करेंगे। 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में एसोसिएशन गेम्स क्वालिफायर होंगे। एशियन गेम्स आमतौर पर ओलंपिक क्वालिफायर में होते, लेकिन पिछले साल एशियन गेम्स स्थगित होने के कारण इसका ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट होने पर संशय बना हुआ था। सिंगर कैलाश खेर पर कर्नाटक में हुआ हमला। बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर कैलाश खेर पर रविवार को कर्नाटक में एक कॉन्सर्ट के दौरान हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना हम्पी फेस्टिवल में हुई, जो 27 जनवरी को शुरू हुआ था। इस कॉन्सर्ट में एक शख्स ने कैलाश पर बोतल फेंकी थी। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत ही कैलाश पर बोतल फेंकने वाले को शख्स को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी तक कैलाश की हेल्थ को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलाश खेर हम्पी फेस्टिवल में गाना गा रहे थे। इसी दौरान कैलाश से 2 लड़के कन्नड़ गाना गाने की मांग करने पर इसके बाद उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म कर रहे कैलाश पर पानी की बोतल फेंक दी। कैलाश से पहले इस इवेंट में कई सिंगर ने परफॉर्म किया था, जैसे कन्नड़ प्लेबैक सिंगर अर्जुन, विजय प्रकाश, रघु दीक्षित और अनन्या भट्ट। इसके अलावा इसमें बॉलीवुड में अरमान मलिक और कैलाश खेर शामिल हुए। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।